स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। मणिपुर के वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर का इन्फोर्समेंट है वो हो सके, उसके रिगार्डिंग में मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं एमएलएज, उनके द्वारा गवर्नर के साथ में डिस्कशन है वो किया गया। गवर्नर के साथ में उनका डिस्कशन ये भी था कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका फिर से वहाँ पे फॉर्मेशन हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, फरवरी के मंथ के समय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मणिपुर के वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया था। कंटिन्यूस मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसके डिक्लाइन होने की वजह से अब आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 355 के थ्रू कि किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर में या किसी भी स्टेट के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग में अगर लॉ का वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो सेंटर के द्वारा वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे 2 ग्राउंड्स हैं वो अवेलेबल हैं। एक ग्राउंड का जो मेंशन है वो आर्टिकल 356 के अंदर में किया गया है, जिसको कि हम प्रेसिडेंट रूल के रूप से या स्टेट इमरजेंसी के रूप से जाना करते हैं। अदर ग्राउंड है जो कि आर्टिकल 365 के अंडर में आपको उसका मेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इन ग्राउंड्स के बारे में नहीं पता है तो पॉलिटी का जो अपना बुक है उसको ओपन कीजिए। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के ये बेसिक ग्राउंड्स हैं। क्या प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है? यस स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट रूल का भी जो जुडिशियल रिव्यू है वो पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, ये तो जो डिस्कशन है वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में हुआ। प्रेजेंट समय का जो मणिपुर का सिचुएशन है उसके बारे में अगर हम रीड करें तो वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस का जो सिचुएशन है कि लोगों के द्वारा कंटिन्यूस गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उनको नहीं फॉलो किया गया है। तो लोगों के द्वारा अपोज वहाँ पे रिसेंटली एक फेस्टिवल सेशन के दौरान में भी किया गया कि वहाँ पे जो बस है उसके ऊपर में मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो नेम है वो लिखा गया था, जिनको मैतीज कम्युनिटी के द्वारा अपोज किया गया है कि कंटिन्यूस स्टेट के द्वारा हमारा जो नेग्लेक्ट है वो किया गया है। कंटिन्यूस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको रिव्यू नहीं किया गया। यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो रेज हुआ है हायर लेवल के ऊपर में। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कमेटीज हैं उनके साथ में डिस्कशन है वो हुआ है। डिस्कशन के यही रिजल्ट सामने आया कि आने वाले समय के अंदर में अभी जो सिचुएशन है वो नहीं है कि वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट है वो कैरी आउट हो सके हाईवेज के ऊपर में। उसके रिगार्डिंग में जो समय है वो लगेगा, आने वाले समय के अंदर हाईवेज के ऊपर जो फ्री मूवमेंट है वो कैरी आउट हो सकेगा। हमारे यूपीएससी के रिगार्डिंग में जो बेसिक प्रोविजंस हैं उनको एक बार हम देखते हैं। तो कौन सा वो फेस्टिवल है जिसके रिगार्डिंग में बस का जो इंसिडेंट सामने आया था, लोगों के द्वारा जो मणिपुर वर्ड है उसको अपोज किया गया था वहाँ पे। तो आप देखिए कि वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जिसको कि हम सिरुई लिली फेस्टिवल के नाम से जाना करते हैं। सिरुई लिली फेस्टिवल है, एक फ्लावर फेस्टिवल है जो कि आपको मणिपुर के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नागा डोमिनेटेड जो एरिया है मणिपुर के अंदर में, उस एरिया के अंदर में ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और एक अदर फेस्टिवल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है मणिपुर के अंदर में, जिसको कि हम संगाई फेस्टिवल के नाम से जाना करते हैं। संगाई डियर्स का जो प्रेजेंस है मणिपुर के जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क के अंदर में, उसी के मेमोरी के रूप से वो फेस्टिवल है वो भी ऑर्गेनाइज होता है। तो आप देखें कि ये तो फ्लोवर के रिगार्डिंग में है, वो एनिमल के पर्सपेक्टिव से है। डेट मीन्स कि वहाँ के लोगों का जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको ये शो करता है। सिविल डिसोबीडियंस का जो सिचुएशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो आपको पता होना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि जो हमारे एम.के. गांधी हैं उनके द्वारा फर्स्ट टाइम किस एरिया के अंदर में सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट है उसको कैरी आउट किया गया था इंडिया के अंदर। तो आप देखिए कि जो चंपारण सत्याग्रह है जिसको हम रीड किया करते हैं, वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस का आपको एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर में गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको नहीं फॉलो किया जाता है एम.के. गांधी के द्वारा। राजीव कुमार शुक्ल नाम के एक पर्सन हैं। चंपारण मूवमेंट है, चंपारण मूवमेंट है। बिहार पीसीएस का अगर एग्जाम के लिए आप अपेयर होते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस मूवमेंट के रिगार्डिंग में। इसी मूवमेंट के दौरान में गांधी जब वहाँ पे विजिट करते हैं तो उनका एक जो कुक है उनके द्वारा उनका लाइफ को भी टेक ओवर करने का कोशिश किया जाता है। तो वो पर्सन कौन है जिनके द्वारा वहाँ पे उनको पॉइजन देने का कोशिश किया गया था। फिर वो उसी जो प्रोसेस है उसको रिवील करते हैं गांधी को कि
आपको मैंने पोजीशन देने का कोशिश किया गया है। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए बिहार पीसीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग में। तो चंपारण मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से राजीव कुमार शुक्ल हैं जो कि लेटर लिखते हैं गांधी जी को कि यहाँ पे जो 3 कठिया सिस्टम है वो एग्जिस्ट किया करता है, कि जो टोटल शेयर है उसका जो 3% शेयर है वही यहाँ पे दिया जाता है इंडिगो प्लांटेशन के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि वहाँ पे गांधी जी जब विजिट करते हैं तो कुछ लीडर्स भी उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए थे, जिसके अंदर हम राजेंद्र प्रसाद हैं, हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, उनका भी इसी मूवमेंट के साथ में जो हम इमरजेंस वो देखते हैं। तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हमने रीड किया, यहाँ पे मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि अगर आपको इंडिया का जो इंटरनल पार्ट है उसके अंदर में मूवमेंट को कैरी आउट करना है तो वो तो आपको आर्टिकल 19 के अंदर में जो पावर है, फंडामेंटल राइट है, वो अवेलेबल है। बट अगर आपको आउटसाइड इंडिया मूवमेंट को कैरी आउट करना है तो वो जो राइट है वो बेसिकली आर्टिकल 21 का आपका पार्ट है। तो ये आपको जो डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए कि आउटसाइड मूवमेंट है वो 21 का पार्ट है, इनसाइड मूवमेंट है वो 19 का पार्ट है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंडर में, वो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो भी देखने। कुछ एक्सेप्शन भी हैं उसके कि ट्राइबल एरिया को आप उसके कोर पार्ट से आप नहीं गुजर सकते हो, आप कोई यहाँ पे रेड लाइट एरिया है उससे आप नहीं गुजर, इस ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो फिल्म मेकर हैं उनके द्वारा अपोलोजाइज है वो नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज के रिगार्डिंग में उनका कुछ स्टेटमेंट था कि इस लैंग्वेज का जो ओरिजिन है अदर लैंग्वेज से हुआ है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो कुछ कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्रिएट हुआ। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे लैंग्वेज के रिगार्डिंग में 8 शेड्यूल है उसके अंदर में मेंशन मिलता है। अब आप देखिए कि मणिपुर के बारे में इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स के अंदर में, 25 के पेपर के अंदर, 24 के पेपर के अंदर में भी क्वेश्चन था जिसके अंदर मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया गया था आपसे। तो 8 शेड्यूल के अंदर में क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज है, जो कन्नड़ा लैंग्वेज है, 8 शेड्यूल का ओरिजिनल पार्ट हुआ करते थे। क्योंकि ओरिजिनली 14 लैंग्वेज हैं जो 8 शेड्यूल का पार्ट हुआ करती थी। अब प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज हैं वो 22 हैं जिनको कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। मणिपुरी जो लैंग्वेज है वो बाद में ऐड हुआ है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज है, यहाँ पे जो कन्नड़ा लैंग्वेज है जो कर्नाटका के वहाँ पे बोला करते हैं, ये इन लैंग्वेज का जो आपको ओरिजिनली 8 शेड्यूल के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। एक हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का भी प्रोसेस हुआ करता है। क्लासिकल लैंग्वेज आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में कम हुआ करती थी, सदर्न इंडिया के स्टेट से ही हुआ करती थी। तमिल लैंग्वेज है, कन्नड़ा है, मलयालम है जो कि केरल के वहाँ पे बोली जाती है, तेलुगु है जो कि आपको आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा आप देखिए कि तेलंगाना है, और कुछ पार्ट आपको महाराष्ट्र का भी देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे वो बोला करते थे। तो ओरिजिनली ये 4 लैंग्वेज, इसके अलावा संस्कृत है, ओडिया लैंग्वेज है जो उड़ीसा के वहाँ पे बोला करते हैं, ये 6 लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करते थे। गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली जो अदर लैंग्वेज है उनको भी ऐड किया गया है, जिसमें एक लैंग्वेज है बंगाली, एक है आसामीज, एक है मराठी, और इसके अलावा स्टूडेंट्स पाली और प्रकृत जो और अदर लैंग्वेज हैं, ये टोटल 5 अदर लैंग्वेज ऐड होते हुए टोटल आपको 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं जो प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। जो सेबी का जो चीफ हुआ करते थे उनको क्लीन चिट दिया गया है लोकपाल के द्वारा। अब आप देखिए कि गांधी पीस प्राइज का जो सिलेक्शन कमेटी है, जो सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी है, उसके बारे में अभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन कौन मेंबर हैं जो गांधी पीस प्राइज के जो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। आपके लिए यहाँ पे ये होमवर्क है कि लोकपाल का अगर किसी मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है तो उसका जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पार्ट कौन कौन हुआ करते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते हैं उसके सिलेक्शन कमेटी के पार्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते हैं, क्या स्पीकर भी उसके पार्ट हुआ करते हैं। इस तरीके से आपको रीड करना है लोकपाल के जो सिलेक्शन कमेटी के जो पार्ट हैं। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग में ये जो इंडेक्स है वो मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया है कि 8 मंथ के कंपैरिजन के अंदर में वन काइंड ऑफ लोवेस्ट ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व किया गया, जिसके अंदर में माइनिंग का जो सेक्टर है वो वन ऑफ काइंड ऑफ वर्स्ट हिट आपको देखने के लिए मिलेगा अभी ग्रोथ सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, सर्विस सेक्टर के अंदर में यहाँ पे जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हुआ है। आईआईपी इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो क्या है स्टूडेंट, 2011-12 है वो इसका बेस ईयर है, ये आपको पता होना चाहिए। बेस ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
क्वेश्चन आपको मंथली बेसिस पे नहीं पूछा जाएगा, बट ओवर द ईयर्स अगर ओवर द मंथ अगर कोई ट्रेंड है तो उस पर सवाल हो सकता है कि पिछले कुछ 6 मंथ के अंदर में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है आईआईपी इंडेक्स के अंदर में। तो एक और आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो 40% वेटेज है, 40 पॉइंट कुछ वेटेज है जो कि आईआईपी इंडेक्स का हमारा जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो इस वेटेज को कैरी करती हैं। निकाला किसके द्वारा, रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट के वहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स का जिनका एंट्री प्रोसेस होगा, वीज़ा प्रोसेस जिनको अलाउ किया जाना है, तो उसको लिटिल बिट यहाँ पे जो स्टॉप है वो किया गया है। स्टॉप मीन्स कि यहाँ पे स्लो डाउन उसको किया गया है। स्लो डाउन के अंदर में आप देखें कि वहाँ पे जो एम्बेसीज हैं, जो कंसुलेट्स हैं, उनको एक डायरेक्शन दिया गया कि जिस भी स्टूडेंट को आप वीज़ा यहाँ पे अलाउ करो तो उसका जो सोशल स्क्रीनिंग है वो भी कैरी आउट कीजिए, कि सोशल मीडिया के ऊपर में अमेरिका का जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी तो उनके द्वारा नहीं कैरी आउट किया गया। अभी रिसेंटली यूएस के वहाँ पे डेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो कैंपस हैं उसके अंदर में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, फंडिंग को रिड्यूस किया गया था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में रिज का एरिया है जो कि दिल्ली का जो लंग्स के रूप से आप उसको कंसीडर कर सकते हो। रिज का जो एरिया है वो बेसिकली एक्सटेंशन है, अरावली का ही एक्सटेंशन है दिल्ली के अंदर में। और दिल्ली के अंदर में आप देखिए कि जो इन्वायरमेंटल बैलेंस को कैरी आउट करना उसके रिगार्डिंग उनका एक इम्पोर्टेंस है। तो रिज के एरिया के अंदर में कंटिन्यूस पेड़ हैं, उनका नंबर्स उनको कट किया गया था। अब उनको बताया गया है कि एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएशन के रिगार्डिंग में, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसके क्रिएशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे ट्रीज हैं वो कट हुए हैं। अब उसी के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको कंटेम्प्ट का जो गिल्टी है वो माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में भी ये पेड़ हैं वो गिरे हैं, उसके रूप से कुछ ऑफिशियल है उनको गिल्टी माना गया है। उसी का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे किया गया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्रिएशन के रिगार्डिंग में उनके द्वारा ये डिसीजंस हैं वो लिए गए थे। एग्जाम के पर्पज से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, बस आपको दिल्ली रिज के बारे में पता होना चाहिए। एक्सटेंशन है जो कि आपको कंटिन्यूस हमारे जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक हैं, रायसीना हिल्स तक हैं, वहाँ तक आपको ये एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा। अरावली का ओवर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड है जो हरिद्वार तक है। अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है, राजस्थान का माउंट आबू के एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि रिवर के बारे में मेंशन है कि प्री मानसून शावर के दौरान में हुगली रिवर का फोटो यहाँ पे शो किया गया। प्री मानसून शावर्स के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर में इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना करते हैं। कहीं पे इनको मैंगो सावर बोला करते हैं, मैंगो का जो क्रॉप है उसकी राइपनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है। कहीं पे इनको काल बैसाख के नाम से भी जाना करते हैं, काल बैसाख है वो भी इनको बोला करते हैं। तो किस एरिया के अंदर में प्री मानसून जो सावर्स हैं उनको किस नाम से जाना करते हैं ये आपको रीड करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हो, सीरियस हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे हुगली रिवर के बारे में भी मेंशन है। हुगली रिवर का अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर का ये यहाँ पे क्या ट्राइब्यूटरी है हुगली रिवर। तो आप देखिए कि ट्राइब्यूटरी है वो नहीं है। ट्राइब्यूटरी बेसिकली क्या हुआ करती हैं, कोई भी रिवर फ्लो करती है उस रिवर को ज्वाइन करने वाला जो यहाँ पे जो कोर्स है, अदर यहाँ पे स्ट्रीम है जिसको कि हम ट्राइब्यूटरी बोलते हैं, और बाद में वो स्ट्रीम ज्वाइन करने के बाद में मेन कोर्स का ही पार्ट है वो बन जाती हैं किसी भी रिवर का। अब आप देखिए कि जो हुगली रिवर है वो बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी है, कि गंगा रिवर जब यहाँ पे डिस्पर्ज होती है डेल्टा फॉर्मेशन के दौरान में या उससे अर्लियर फेज के अंदर में, तो यहाँ पे रिवर से ही ये निकल के अलग से एक डिस्ट्रीब्यूटरी है वो क्रिएट होती है। तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर का, जो कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे सिचुएटेड है। जो कलकत्ता नाम का जो सिटी है वो इसी के बैंक के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये हुगली रिवर के बारे में था। गंगा का ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्राइब्यूटरी नहीं है। ट्राइब्यूटरी का जस्ट अपोजिट है वो हुआ करती हैं जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जाना करते हैं, जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जाना करते हैं। अब यही था इसके बारे में, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है कुछ यहाँ पे ज़्यादा। कुछ हमारी ऐसी भी रिवर्स हैं क्या वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं सभी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स नहीं है, बट कुछ रिवर हैं जिसको आप याद रख सकते हो समानता के नाम से। समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती।
साबरमती रिवर है जो कि यहाँ पे आपको फ्लो करती है गुजरात के अंदर में। फिर आप देखिए कि माही रिवर है जो मध्य प्रदेश से राजस्थान को जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम कट करती है और फिर वापस से गुजरात को आती है। नर्मदा रिवर है जो सेंट्रल हाईलैंड से गुजरात के लिए उसका फ्लो हुआ करता है, मध्य प्रदेश से गुजरात को। और तापी रिवर है जहाँ पे डेट सूरत नाम का जो सिटी है उसके बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है। तो ये 4 रिवर्स हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। एक तो इनका जो कोर्स है, जो इनका लेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट हुआ करता है, सेडिमेंट्स हैं वो नहीं इतने इनके द्वारा कैरी आउट किए जाते कि डेल्टा फॉर्मेशन है उसको ये कैरी आउट कर सकें। तो ये 4 नदियां हैं जो डेल्टा है वो नहीं बनाया करती हैं। हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडर्स का एक डेलीगेशन है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए गए हैं, तो उनके द्वारा एक रिमार्क किया गया कि एलओसी का जो फर्स्ट टाइम ब्रीच है, कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको फर्स्ट टाइम जो क्रॉस किया गया 2016 के समय गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो उसी के पर्सपेक्टिव से उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कहा गया है कि 1965 वॉर का सिचुएशन के समय भी जो एलओसी है उसका आप देखिए कि क्रॉस हुआ था। लाहौर उस समय कुछ किलोमीटर डिस्टेंस पे ही रहा था जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा लाहौर के उस एरिया तक आप देखिए कि कैप्चर है वो कर लिया गया था। हाजी पीर का एरिया है उसको कैप्चर कर लिया गया था जो कि एक इम्पोर्टेंट हाई एल्टीट्यूड के ऊपर में सिचुएटेड है। फिर 1971 वॉर को भी वहाँ पे उनके द्वारा इनका पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहा गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि एलओसी कब ब्रीच हुआ है कब नहीं ब्रीच हुआ। ये हमारे कंट्री का जो डिफेंस जो हमारा डिफेंस पर्सनल्स हैं उनका विल पावर को शो करता है, उनके द्वारा किस तरीके से टेरिटरी है उसको हमें सेफ एंड सिक्योर बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि ऑयल स्पिल का जो वहाँ पे कंसर्न्स रेज किए गए थे, अब वहाँ पे प्लास्टिक के जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं वो मिले हैं। केरल का जो कोस्टल एरिया है जहाँ पे एक कंटेनर शिप है जिसका कि सिंकिंग प्रोसेस है वो हुआ था। तो नडल्स का जो स्पिल है, जो प्लास्टिक के जो स्मॉल जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो मिले हैं कोस्टल एरिया के अंदर में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो हमारा कोस्टल मैनेजमेंट का जो टीम्स है उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि वहाँ पे मेराइन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इस तरीके का पोल्यूशन है उससे उनको बचाया जा सके। ऑयल स्पिल का भी आप देखिए कि कंसर्न्स को रेज किया गया था, जो कि फूड लाइफ है, जो मेराइन लाइफ है, जो फूड चेन है उसको डिस्टरबेंस है वो क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे जो कंटेनर शिप है वो कहाँ से रिलेटेड था। लाइबेरिया नाम का एक कंट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, वहाँ पे वो सिचुएटेड कंट्री है, उसी के फ्लैग को कैरी आउट करने वाला ये शिप था जिसका कि सिंकिंग है वो हुआ था हमारे कोस्टल एरिया के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में ही। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल गवर्नमेंट के ही बारे में है। केरल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से जो वाइल्ड बोर हैं, जो जंगली आप देखिए कि जंगली जो पिग्स हुआ करते हैं जिनको कि वाइल्ड बोर्स के नाम से जाना करते हैं, तो उसके यहाँ पे जो कलिंग प्रोसेस है उसको एलिमिनेट करने के बारे में डिस्कशन है वो किया गया है, जिसके इनको वर्मिन एलिमेंट के रूप से डिक्लेयर है वो किया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो शेड्यूल 5 है उसके अंदर में मेंशन है यहाँ पे वर्मिन किसी भी एनिमल है उसको डिक्लेयर करना, फिर उसको अलाउ होता है कि उसको एलिमिनेट है वो किया जा सके, जिससे कि ह्यूमन और एनिमल्स का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। जो यहाँ पे जो फार्म सेक्टर है उसको डैमेज होता है उसको यहाँ पे रिड्यूस है वो किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि ढोल्स के बारे में है। ढोल क्या हुआ करते हैं, हमारे जो एशियाटिक जो वाइल्ड डॉग्स हैं उनको हम ढोल के नाम से जाना करते हैं। ढोल आपको इंडिया के अंदर में कहाँ पे मिलते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, इस एरिया के अंदर में पाया करते हैं। साउथ एशिया के अंदर में, सेंट्रल एशिया के अंदर में और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में आपको एशियन ये जो वाइल्ड डॉग्स हैं उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वाइल्ड बोर के बारे में था। वाइल्ड बोर का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है स्टूडेंट्स, वल्नरेबल इनका IUCN स्टेटस है। ढोल्स के बारे में अगर हम इनका जो IUCN स्टेटस है वो बेसिकली लिस्ट कंसर्न है कि काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट के अंदर में इनका प्रेजेंस है। नेक्स्ट आप देखिए कि वाइल्ड जो अगर हम बात करें एशियाटिक जो वाइल्ड डॉग्स हैं जिनको कि हम ढोल्स के नाम से जाना करते हैं, इनका IUCN स्टेटस क्या है, इनका है IUCN स्टेटस स्टूडेंट्स एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंडेंजर्ड के अलावा शेड्यूल 2 है, अपेंडिक्स 2 है, साइट्स का जो अपेंडिक्स 2 है
शेड्यूल सेकंड है उसके अंदर भी इनको प्रोटेक्ट है वो किया गया है। एक हमारा जो जियोलॉजिकल पार्क है विशाखापट्टनम के अंदर में, उसको बताया गया है कि वहाँ पे इनका मोर प्रेजेंस है, उसको शो करता है। डिप्टी स्पीकर के इम्पोर्टेंस के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोस्ट है, आर्टिकल 93 है, आर्टिकल 94 है, उसके अंदर में डिप्टी स्पीकर के बारे में मेंशन हुआ करता है। आर्टिकल 93 है, आर्टिकल 94 है। किसी भी तरीके से जो स्पीकर है उसके सबॉर्डिनेट नहीं हुआ करते हैं, ये जब भी पावर को टेक ओवर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इनको प्रमोट करना होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर में। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स पिछले 6 ईयर से हमारे यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो कंटिन्यूस वैकेंट है, लास्ट लोकसभा के अंदर भी वैकेंट था, अभी भी 1 ईयर का समय हो चुका है, इसको फिल है वो नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंसेंसस डेवलप हुआ था कि जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनके अंडर में जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो दिया जाएगा, उनको डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो दिया जाएगा। तो आने वाले समय के अंदर में डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इनके इलेक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में हुआ करती है, स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है जो कि 2012 के समय एग्जिस्टेंस में आता है। क्या है ये एक्ट? 18 ईयर से कम का कोई भी पर्सन है, जेंडर न्यूट्रल है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, हर कोई यहाँ पे उनके अगेंस्ट में अगर किसी भी तरीके का वायलेंस होता है, हरेसमेंट होता है, तो उसको यहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस के रूप से कंसिडर करते हुए जो हार्श पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक मैरिज के पर्सपेक्टिव से है, अंडर एज जो गर्ल है उनके द्वारा मैरिज किया गया, उसका उस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो पर्सन है वो कम्प्लीटली पुअर है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से कुछ डेविएशन के बारे में डिस्कशन है। आपको डेविएशन के पर्सपेक्टिव से सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट आपको यहाँ पे प्रोसेस का जो पनिशमेंट थ्रू द प्रोसेस के रूप से कंसीडर करते हुए उनको कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है पनिशमेंट के अंदर में। बट पोक्सो एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, 18 ईयर से कम का जो चाइल्ड हैं, जो भी यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल ये लॉ है, अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस है तो उसका पनिशमेंट इस एक्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। WHO के द्वारा कोविड-19 के जो केसेज का स्प्रेड हुआ है उसके रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस हैं, रिस्क बेस्ड जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्लान है उसके बारे में कंट्रीज को जो एडवाइस है वो दिया गया। US के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा फिर से मेंशन किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है उनके द्वारा रिजोल्व करवाया गया, सीज फायर का जो रिजोल्व है उनके इम्प्लीमेंटेशन उनके थ्रू हुआ है। ट्रेड एक्सेस के बारे में उनका जो डिस्कशन है वो किया गया था बोथ कंट्रीज़ के साथ में। इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इस कम्प्लीटली स्टेटमेंट है उसको डिनाई किया जाता है, वो कहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया उसके बाद में जो सीज फायर है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि कुछ ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा फेक सर्टिफिकेट्स को यूज किया गया था एग्जाम के अंदर में, तो उसी के इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान को कहा गया है कि आप इनकम सर्टिफिकेशन है उनका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट कीजिए। यूपीएससी के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे कुछ एडिटोरियल्स हैं। एक आप देखिए कि न्यूज़ था डीप फेक के पर्सपेक्टिव से भी। डीप फेक का जो प्रोसेस है कि यहाँ पे जो सॉरी स्टूडेंट डीप फेक नहीं था, डार्क पैटर्न वो न्यूज़ था। डार्क पैटर्न की हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा कोई भी ऐसा प्रोसेस को ना कैरी आउट किया जाए जिससे कि कंज्यूमर्स को जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़े। तो डार्क पैटर्न है उस प्रोसेस के रिगार्डिंग में कंज्यूमर अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा ई कॉमर्स को जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल के बारे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक एंड इनोवेटिव एग्जाम्पल है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे ये चेंजेस को कैरी आउट कर सकता है। स्टूडेंट्स इसी जो प्रोसेस है उसको देखते हुए यहाँ पे कहा गया कि जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और इनोवेशन कैपेसिटी है उसको बूस्ट करना किसी भी एजुकेशन सिस्टम का एक कोर क्राइटेरिया है वो हुआ करता है। कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि जो भी एजुकेशन उनको रिसीव हुआ है उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी होना चाहिए। प्रैक्टिकल यूटिलिटी के अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको वो जनरेट कर सके और इनोवेशन को कैरी आउट है वो कर सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा लॉन्ग टर्म के रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स उनको कैरी आउट करते हुए डिजाइन वे के अंदर में उसका फेज वे के रूप से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया गया। क्या इनके द्वारा इन जो एरियाज हैं जो प्रैक्टिकलिटी, यूटिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, इनोवेशन है, क्या उसको बूस्ट किया गया है?
तो आप देखिए कि प्रॉपर एम्प्लॉय जो यहाँ पे जो बेटर एम्प्लॉयबिलिटी का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में ये बूस्ट किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एम्प्लॉयबिलिटी है, उसको यहाँ पे बूस्ट किया गया है इनके द्वारा। अकेडमिक इंडस्ट्री का जो कोलोब्रेशन है वो हुआ है, अकेडमिक और इंडस्ट्री का जो कोलोब्रेशन है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो आप देखिए कि एम्प्लॉयबिलिटी का सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर में। ग्लोबल जो कमेटी है इंडियन एजुकेशन के ऊपर में, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जो आप देखिए कि प्रेजेंस है वो भी इंक्रीज हुआ। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कैसे यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, क्यूएस नाम का जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुआ करता है उसके 500 के अंदर में 11 जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया से हैं। आप देखिए कि उसका जो साउथ एशिया का जो रैंकिंग है उसके अंदर तो हमारी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का प्रेजेंस है। क्यूएस का जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक रैंकिंग फ्रेमवर्क हुआ करता है, क्यूएस रैंकिंग फ्रेमवर्क। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसके अंदर में हमारा जो रैंक है वो 39 है पिछले कुछ समय से। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसको भी कैरी आउट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इनोवेटिव फंडिंग है, इनोवेटिव को जो बूस्ट किया जा सके, ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पिलर है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन है। इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसका जो डिस्कशन है वो यहाँ पे किया गया कि सस्टेनेबल जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको ये किस तरीके से प्रमोट करता है। जो कोविड-19 की वजह से जो इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक ब्रेक आपको देखने के लिए मिलता है, बट कंटिन्यूस इसके थ्रू जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके रिफॉर्म के बारे में है कि गवर्नमेंट्स के द्वारा कंटिन्यूस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में जो रिफॉर्म्स हैं उनको कैरी आउट किया गया है, चाहे रिफॉर्म्स यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के हों, रिफॉर्म्स फाइनेंशियल सेक्टर के हों, रिफॉर्म्स यहाँ पे बैंकिंग के हों, फाइनेंशियल के हों, और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा आप देखिए कि इंश्योरेंस सेक्टर के हों। तो ये थ्री जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, उसके अंदर में जो रिफॉर्म्स हैं वो हुए हैं। रिफॉर्म्स आप देखिए कि यहाँ पे कुछ आपको जो सिस्टमेटिक फ्रिक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बैरियर्स हैं जो कंटिन्यूस इसका जो डेटरेंस है उसको सिविर करते हैं, उसको यहाँ पे स्टॉप डाउन करते हैं, इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करते हैं, और ग्रोथ को जो डिले है वो कैरी आउट किया जाता है। तो डिमांड है कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स को ट्रूली प्रोफेशनलिज्म के रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से और इन्वेस्टर फ्रेंडली जो फाइनेंशियल सेक्टर के रूप से इनका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हो सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो डिफरेंट फाइनेंशियल के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके एग्जांपल्स को ऐड करते हुए यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। बट एग्जाम के पर्पज से आप देखिए किस तरीके से आपको जो डाटाज हैं वो नहीं पता होने चाहिए। टू मच डाटाज का इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको जस्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर के, फाइनेंशियल सेक्टर के, या आप देखिए इंश्योरेंस सेक्टर के, इसको आप ज़रूर से रीड कर लेना, जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिफॉर्म्स है पिछले कुछ समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीजल का, जो मीजल रेबुला का जो आप देखिए कि सिचुएशन देखने के लिए मिलता था, हेल्थ के जो बेसिकली यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ करते थे जिन कंट्रीज के अंदर में हाइजीनिक सिचुएशंस बेटर नहीं हैं। 1963 के समय में मीजल का जो वैक्सीन है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और अभी तक इस वैक्सीन की वजह से 9 करोड़ के आसपास जो डेथ है उनको रोका गया है। तो वैक्सीन का एक इम्पोर्टेंस वो बताता है। गावी नाम का एक अलायंस भी है यहाँ पे वैक्सीन के पर्सपेक्टिव से कंट्रीज़ का, कि हर एक कंट्री को जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करना है। बट स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स भी जो यहाँ पे मीजल के जो केसेज हैं वो डिक्लाइन इस वजह से हुए हैं कि हाइजीनिक्स जो सैनिटेशन है उसका इम्प्रूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, ईरान के रिगार्डिंग में डिस्कशन यहाँ पे किया गया। ईरान के अंदर में एक पर्सन है जिनको कि स्पाई के बेसिस के ऊपर में चार्ज किया गया था कि इजराइल को इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, उनको एग्जीक्यूट है वो कर दिया गया है। कन्विक्टेड पर्सन को यहाँ पे एग्जीक्यूशन है वो हुआ है। अनफेयर ट्रायल्स भी बताए गए हैं यहाँ पे उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा। आप देखिए कि इंडियन भी कुछ पर्सन है जो अभी रिसेंटली ईरान के लिए चले गए हैं, और अभी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया है कि कहाँ पे वो डिसअपियर हुए हैं। कुछ इंडियन पर्सन हैं जो डिसअपियर हुए हैं ईरान के अंदर में, उसका भी एक न्यूज़ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के पॉलिटिकल लीडर हैं, उसके रिगार्डिंग में यूएस के लीडर के द्वारा कहा गया कि कंटिन्यूस उनके द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि इजराइल अटैक ना करे, ईरान के अगेंस्ट में कोई भी अटैक ना करे। और ईरान और डेट यूएसए के अभी रिसेंटली जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो डिस्कशन के अंदर में है कि उनके द्वारा भी जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए।
नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के एक पर्सन है जिनके द्वारा चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में अब्यूज़ किया गया, तो उनको सेंटेंस दिया गया है। कुछ चिल्ड्रंस को उन्होंने अब्यूज़ किया था, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया और थाईलैंड जिनका कि एक कन्फ्लिक्ट हुआ करता है टेरिटोरियल एरिया का, तो कन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर में सोल्जर्स के अगेंस्ट में फायरिंग है वो हुआ है। बीएनपी नाम का पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे है, बांग्लादेश के अंदर में है। उनके द्वारा एक रैली किया गया, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। अर्ली इलेक्शंस का ही रैली है कि जल्दी इलेक्शन कंडक्ट किए जाएं। गाजा स्ट्रिप के बारे में है कि वहाँ पे एक पर्सन का डेथ हुआ है, कंटिन्यूस वायलेंस है वहाँ पे गाजा स्ट्रिप के अंदर में। और यूएन के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो एड सप्लाई है उसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको बैक किया गया है यूएन का जो एड सप्लाई है यूएस के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।